हाँ जी, अब पार्ट 2 में आपका बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है। हमने जो लास्ट टाइम पे किया कंप्लीट, उसके बाद में एक डाउट और था कि जो किसी ने पूछा था कि वो जो 26 हेड्स हैं वो क्या है। तो बेटा देखो, ये 26 हेड्स जो है ना सनी दत्ता के अंदर, ये जो हेड्स है, ये हेड्स जो हैं वो इकोनॉमिक्स बुक के हैं, यानी कि अर्थशास्त्र के अंदर कौटिल्य ने 26 टाइप के डिपार्टमेंट बताए हैं। उनमें से कुछ इंपॉर्टेंट डिपार्टमेंट जो हैं वो आपके इस बुक में लिखे हुए हैं। ओके, तो ये आप लोगों को पढ़ने हैं। इसमें कुछ इतना सा ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, इधर सब कुछ लिखा हुआ है, वो मैंने लास्ट क्लास में आपको बता भी दिया। अब नया कुछ स्टार्ट करते हैं। एक और टॉपिक वो है हमारा प्रोविंशियल एडमिनिस्ट्रेशन। अब देखिए इसमें क्या था, प्रोविंशियल एडमिनिस्ट्रेशन में कुछ इन्होंने क्या किया, जो एम्पायर था मौर्यन एम्पायर, जो इतना बड़ा एम्पायर था, इनको इन्होंने कुछ पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। ठीक है, प्रोविंसेस में डिवाइड कर दिया ताकि जो है इसको चलाना इजी हो जाए। ऑफिसर्स जो है उनको पूरे एम्पायर को डिवाइड करके अलग अलग प्रोविंस जो है वो जो रॉयल फैमिली के जो कुमार हैं, मतलब जो प्रिंस हैं, उनको दे दो। और ताकि देखो इससे क्या होगा, अगर मान लो कोई जो प्रिंस है अगर वो किंग बनेगा तो उसको एडमिनिस्ट्रेशन जो है चलाने का वो एक्सपीरियंस भी हो जाएगा। ठीक है, प्लस अगर वो किसी और को किंग अगर देता है प्रोविंसेस, तो उसके बेटे करेंगे क्या, वो तो बोलेंगे भाई हमारे पिताजी ने तो किसी और को दे दिया। ठीक है, तो जितने भी प्रिंस होते थे उनको वो प्रोविंसेस मिलते थे, जिसमें से मैंने आपको बताया था कि तक्षशिला, उज्जैन, तोसली का आप मुझे बताएंगे कि तोसली जो है वो किसकी कैपिटल थी। क्वेश्चन है आज का आपका, ठीक है, होमवर्क है। और तोसली जो है उसका जो एम्पायर था वो क्यों इम्पोर्टेंट है, मौर्यन एम्पायर। ठीक है, ये आपको बताना है। फाइन। अब एक चीज और थी कि इसमें ना इसमें एक चीज और थी, हाँ जी एक मिनट, हाँ। अब देखिए हर एक प्रोविंस जो था वो आर्यपुत्र या कुमार या फिर प्रिंस के अंडर था। अब क्या हुआ इसके आगे, इनमें भी ऑफिसर्स थे। अब वो जो प्रिंस है वो जाके ये थोड़ी देखेगा कि हाँ भाई किसी ने रेवेन्यू दिया है कि नहीं दिया, उसकी हेल्प के लिए भी कुछ ऑफिसर्स होंगे। जैसे सेंट्रल लेवल पे सनी दत्ता था, नहीं सॉरी समाहर्ता था ना, वैसे ही प्रोविंशियल लेवल पर एक ऑफिसर था जिसका नाम था स्थानिक। ये क्या करता था, ये समाहर्ता के अंडर जो है वो रिपोर्ट करता था कि हमारे प्रोविंस से, हमारे जो डिस्ट्रिक्ट से इतना रेवेन्यू मैंने कलेक्ट किया है। और ये स्थानिक जो है, ये स्थानिक समाहर्ता के अंडर काम करते थे। ठीक है, उससे लोअर एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर होता था गोपा। इनके पास 10 विलेजेस होती थी, 10 गांव जो थे, 10 गांव जो थे वो गोपा के अंडर होते थे। वो ये जो गोपा ऑफिसर थे, ये इन 10 गांवों का पूरा लेखा जोखा जो है, एडमिनिस्ट्रेशन, क्या काम वहां हो रहा है, ये सब वो करते थे इसको। ठीक है, एक और होता था, देयर वॉज ऑल्सो एन ऑफिसर नेम्ड प्रदेशतरी। ये समाहर्ता के अंडर होते थे। ठीक है, प्रदेशतरी। और ये क्या करते थे, दे यूज टू चेक द वर्क ऑफ लोकल प्राइवेट एंड विलेज ऑफिसर्स। जो भी लोकल प्राइवेट जो ऑफिसर्स होते थे विलेजेस के, उनको वो चेक करते थे कि ये काम सही से कर रहे हैं कि नहीं कर रहे। अब देखिए सिटी एडमिनिस्ट्रेशन। अकॉर्डिंग टू मेगास्थनीज, द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द सिटी कंस्टिट्यूट्स अ डिवीजन ऑफ 30 मेंबर्स। ठीक है, 30 लोग होते थे और 6 कमिटीज होती थी, यानी कि टोटल 6 मेंबर 30 और डिवाइडेड होते थे 6 में, यानी कि आप देख लो 5 ईच होते होंगे या जैसे भी होते होंगे। ठीक है, फर्स्ट कमिटी थी इंस्पेक्टिंग इंडस्ट्रियल आर्टिफैक्ट्स, यानी कि जो भी आर्टिफैक्ट्स मतलब आर्ट की चीजें इंडस्ट्री में बनती थी उसको इंस्पेक्ट करना। सेकेंड कमिटी होती थी, इंपॉर्टेंट है, इसको अंडरलाइन करना आप। सेकेंड कमिटी होती थी ओवरसीइंग ऑफ फॉरेनर्स, मतलब विदेश से कौन कौन आ रहा है उसको ओवरसी करना, मतलब उनको देखना भी, उसका लेखा जोखा रखना भी, इस देश से इतने लोग आए हैं या उन्होंने क्या क्या किया है। ठीक है, ये सब देखने का काम होता था। थर्ड होती थी कमिटी अकाउंटिंग ऑफ बर्थ एंड डेथ,
देखिए कितना अच्छा इन्होंने किया था। उस टाइम पे भी बर्थ कितने हो रहे हैं, डेथ्स कितनी हो रही हैं, उनके भी अकाउंटिंग के लिए कमिटी थी। मतलब अकाउंटिंग मतलब काउंट करते थे कि हर साल या जब भी है, मतलब जब भी उनका पूरा ईयर होता था तब वो काउंट करते थे कि कितने लोग का बर्थ हुआ है और कितने लोगों की डेथ हुई है। फोर्थ होती थी वो ट्रेड या कॉमर्स को देखते थे, मतलब कितना व्यापार कितना हो रहा है। फिफ्थ कमिटी इंस्पेक्टिंग द सेल ऑफ सेकेंडरी आइटम्स। प्राइमरी मतलब जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, उसके अलावा प्राइमरी के बाद जो आइटम्स बनते थे उनको इंस्पेक्ट करते थे कि कौन कौन से आइटम्स बन रहे हैं। द सिक्स्थ कमिटी कलेक्टिंग 1/10 ऑफ द सेल प्राइस एज सेल्स टैक्स। यानी कि जो सिक्स कमिटी थी ना, वो जितना भी प्राइस में, मतलब जैसे मैं पॉटर की बात कर लेती हूँ, मतलब कुम्हार की बात कर लेती हूँ, उसने कोई आइटम पूरे बेचे इतना टाइम में, उसकी जो जितनी सेल प्राइस आई है, मतलब जितने टोटल पैसे आए हैं, उनमें से 1/10 पैसा जो है वो सेल्स टैक्स के रूप में कलेक्ट करते थे वो लोग। और हाँ जी, आ गया, हर कमिटी में 5 मेंबर्स थे और टोटल कितनी थी, 6 थी, तो 5 6 30 मेंबर्स हो गए। सिंपल। मिलिट्री सिस्टम इनका कैसा था देखिए। मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन के लिए अलग डिपार्टमेंट था। द एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफ द आर्म्ड फोर्सेस कंप्राइज ऑफ 6 कमिटीज। मतलब आर्मी के लिए भी 6 कमिटीज थी। कौन कौन से थे देखो, नेवल वारफेयर, क्योंकि पानी में देखो नेवल आर्मी इम्पोर्टेंट होना बहुत जरूरी है। अगर हम वाटरवेज की बात करेंगे तो ट्रांसपोर्ट एंड सप्लाई ऑफ वॉर मटेरियल्स, लड़ाई में कौन कौन सी चीजें चाहिए उसका ट्रांसपोर्ट और सप्लाई करना। सुपरवाइजिंग द इन्फेंट्री। इन्फेंट्री क्या होता है बेटा, जो ये पद सेना होती है ना, जो पैदल चलती है ये सेना, उनको सुपरवाइज करना, उनको जो है ट्रेन करना, ये सब काम। सुपरवाइजिंग द कैवेलरी, जो भी जैसे कैवेलरी मतलब धनुष बाण और ये सब हैं, उनको सुपरवाइज करना। जो आर्मी इनका यूज करते धनुष बाण एंड ऑल का, कैवेलरी, उनको ट्रेन करना, उनका ध्यान रखना, उनकी जो डाइट वगैरह है। अब देखिए वो आदमी जो खाता ही कुछ नहीं है, लड़ेगा क्या वो जाकर के, ठीक है, पसलियां उसमें है नहीं दो, तो लड़ेगा कैसे वो। तो सुपरविजन का मतलब वो सारा ध्यान रखते थे कि भी उनका खान पान का भी ध्यान रखा जाए, ठीक है। अब जो मतलब बेचारा उसको दो वक्त का खाना नहीं है, वो लड़ाई कैसे करेगा मुझे बताओ। जो भूखा आदमी हो तो बोला ही नहीं जाता, तो लड़ना वरना तो बहुत दूर की बात है। द वॉर चैरियट्स, मतलब जो रथ होते थे, है ना, उस टाइम पे टैंक वगैरह तो होते नहीं थे, तो लोग रथों पे और इसी पे जाके लड़ाइयां करते थे। एलिफेंट कॉर्प्स, मैंने बताया भी था आपको कि एलिफेंट्स है ना, जो वॉर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, वो ध्वस्त कर देते हैं पूरा, ठीक है ना, इसलिए इंपॉर्टेंट होते हैं। जुडिशियल सिस्टम भी बहुत ज्यादा वहां पे हाई था, क्योंकि जो किंग थे वो अपने जो प्रजा है उसके हित के लिए काफी उन्होंने अच्छा जुडिशियल सिस्टम किया हुआ था। अब देखिए, जुडिशरी का हेड जो था ना, वो किंग खुद होता था। राजा जो था वो जुडिशरी का हेड खुद होता था। एंड वॉज द जज। जुडिशरी भी खुद था, जज भी खुद होता था। ही वॉज द हाईएस्ट कोर्ट ऑफ अपील। मतलब देखिए, जैसे अब मैं आपको एग्जांपल दूं, आज के टाइम पे तो एक डिस्ट्रिक्ट कोर्ट होता है, यानी अगर हम चित्तौड़ की बात करेंगे तो चित्तौड़ में एक कोर्ट होगा। मान लो अगर कोई आदमी उस चित्तौड़ के कोर्ट के फैसले से खुश नहीं है, तो वो आगे जाएगा हाई कोर्ट में। हाई कोर्ट मतलब जोधपुर या जयपुर जाएगा। अगर वहां से भी उसको कोई अच्छा फैसला नहीं मिलता है, तो वो कहाँ जाएगा, सुप्रीम कोर्ट जाएगा। हाईएस्ट कोर्ट वही है। वैसे ही उन्होंने हर एक लेवल पे छोटे छोटे कोर्ट रखे हुए थे। जैसे कि उन्होंने पूरे एम्पायर को प्रोविंस में डिवाइड किया हुआ था, उधर रेवेन्यू सिस्टम था, एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम था, वैसे ही जुडिशियल सिस्टम भी था हर एक लेवल पे। अगर वहां से कोई इंसान सेटिस्फाई नहीं होता था, तो वो सीधे कहां पर अपील कर सकता था, किंग को अपील कर सकता था, ठीक है। ही पर्सनली लिसन टू अपील्स फ्रॉम द पीपल। इवन मैं आपको एक चीज और बता दूं, आपके बुक में नहीं दिया हुआ है, लेकिन जो अशोका ने जो स्तंभ लिखे थे ना, जो पिलर जो लिखे थे, पिलर में इंस्क्रिप्शंस थी, उसमें उन्होंने ये भी लिखा हुआ था कि कोई भी मेरे जो कैपिटल में, मेरे एम्पायर में कोई भी इंसान है जो मेरे अंडर है, मतलब मेरी प्रजा में है, वो कभी भी मेरे पास अपनी समस्याओं को लेकर आ सकता है। ही और शी वेन एवर दे वॉन्ट, भले ही मैं कहीं पर भी हूं। तो मतलब ये जान करके कितना अच्छा लगता है कि एक किंग जो है वो इतना ज्यादा अपनी प्रजा को इम्पोर्टेंस देता है कि वो कह रहा है कि आप कभी भी मेरे पास आ सकते हो। वरना किंग्स जो होते हैं, रेजा मतलब क्या मतलब है, कौन है तू, है ना। तो एक
अच्छा सेंस है, एक अच्छी मतलब एक क्या बोलते हैं इंस्पिरेशन मिलती है। और आज के जो हमारे जो लीडर्स हैं उनको भी इनसे सीख लेनी चाहिए कि कैसे इतने डाउन टू अर्थ थे। ठीक है, इन्होंने क्या किया कि बहुत बड़ा एम्पायर होने के कारण किंग ने छोटे छोटे जो मैटर्स थे उनको सॉल्व करने के लिए ही अपॉइंटेड मैनी जजेस सबऑर्डिनेट्स टू हिम। ठीक है, टू हियर द केसेस। अब देखिए अकेला आदमी कितना कितना करेगा काम, वो किंग जो है वो दूसरे काम देखेगा कि यहाँ पे जज बन के बैठेगा वो। इसलिए उन्होंने क्या किया, जो छोटे मोटे केसेस होते थे जो इतने इंपॉर्टेंट नहीं होते थे उनके लिए उन्होंने जजेस रख दिए थे। ऑर्डिनरी पैटी केसेस वर जनरल adjudicated by the village headman. At lower level there was a village court where village and villa people gave their decision. मतलब विलेज में एक कोर्ट होता था। आज भी हमारे गांव में आपने देखा हो तो पंचायत होती है। ठीक है, तो वहां छोटे मोटे केस होते हैं वो लोग वहीं पे सॉल्व कर देते हैं। ठीक है, अगर ज्यादा इशू होता है, बहुत ज्यादा बात बन जाती है तो वो लोग फिर कोर्ट में जाते हैं। द कोर्ट्स ऑफ संग्रहण द्रोणामुखा एंड जनपदा लेवल्स वर अबव इट। मतलब संग्रह जो कोर्ट्स होते थे ना वो जनपद के लेवल के होते थे। एट द टॉप देयर वर द सेंट्रल कोर्ट ऑफ पाटलिपुत्र। अब पाटलिपुत्र में एक सेंट्रल कोर्ट, सबसे बड़ा कोर्ट जो था ना वो पाटलिपुत्र में था। एक्सेप्ट ग्राम संघ एंड किंग कोर्ट ऑल द कोर्ट्स वर ऑफ टू टाइप्स। मतलब दो ही कोर्ट थे, एक ग्राम संघ मतलब विलेज लेवल पे, विलेज लेवल का कोर्ट, और एक किंग का कोर्ट मतलब हाईएस्ट कोर्ट। ठीक है, हाईएस्ट कोर्ट। इन दोनों कोर्ट्स को छोड़ करके, इन दोनों लेवल के कोर्ट को छोड़ करके जो बीच के होते थे, जो प्रोविंसेस के कोर्ट्स होते थे, उनके टाइप्स होते थे। उनके टाइप्स थे दो, एक तो धर्मस्थीय और कंटक शोधन। अब धर्मस्थीय में क्या होता था, यहां पर जो था डिसीजन मेकिंग, मतलब वो करते थे, 3 रिलीजियस फैमिली मेंबर मिलकर के ये करते थे। ठीक है, एंड बाय द 3 अनमैरिड पर्सन, यानी कि 3 जो थे वो जो अविवाहित युवक होते थे या जो भी होते थे वो पर्सन उनको पकड़ के ले आते थे। कहते तुम बैठ के जजमेंट दो, भाई तुम्हारी शादी तो हुई नहीं है, तुम खाली आदमी हो तो तुम बैठ के दो। ठीक है, आई एम जस्ट जोकिंग, ऐसा कुछ भी नहीं था, इनका कोई कारण होगा। ठीक है, कि ये अनमैरिड लोगों को ही क्यों लेते थे, आई डोंट नो अबाउट इट। मे बी शायद इसलिए कि जो शादीशुदा आदमी होता है वो उतना फोकस नहीं कर पाएगा, वो तो बेचारा वैसे दुखी होगा, तो इसलिए हो सकता है वो लोग अनमैरिड लोगों को लेते होंगे। सो जोक्स अपार्ट, धर्मस्थीया वॉज अ टाइप ऑफ सिविल कोर्ट। धर्मस्थीया, ये इंपॉर्टेंट है, इसको अंडरलाइन कर लेना कि धर्मस्थीया जो था वो एक सिविल कोर्ट था। सिविल कोर्ट मतलब ऐसे जो कोर्ट होते थे कि जहां पर सिविल मतलब जो घरेलू मैटर आते थे वो इसमें थे, कि मतलब मेरा पति मेरे को मारता है, मेरी बीवी मेरे को मारती है, या इसने मेरे घर से ये चोरी कर लिया। ठीक है, इस टाइप के। द केसेस ऑफ थेफ्ट, डेकॉइटी एंड लूट रेफर टू ए साहस। ठीक है, वर ऑल्सो केप्ट इन दिस कोर्ट्स। मतलब जो डकॉइटी के और जो लूट के केसेस होते थे, फंबल हो रहा है आज, जो उसको सहस बोलते थे, वो भी इन कोर्ट्स में रखे जाते थे। द केस क्रशिंग डिफेमेशन, मतलब डिफेमेशन मतलब किसी को गलत आरोप लगा देना। रायोटिंग मतलब जो था, क्या बोलते हैं, रायट्स होते ना, दंगे फसाद है ना, वर ऑल्सो ब्रॉट टू ट्रस्ट इन द रिलीजन। मतलब ये भी धर्म के अंडर आते थे। धर्म मतलब क्या करना है, क्या सही करना है, क्या नहीं करना है, ये होता है धर्म। विच इज सेड टू बी वाक परुष्य एंड पनिशेबल परुष्य। आई डोंट नो व्हाट इट इज। पनिशेबल परुष्य, आई थिंक इसमें कुछ मिस्टेक है, तो मैं चेक करके आपको नेक्स्ट क्लास में बताऊंगी। अब आ जाते हैं कंटक शोधन में। कंटक शोधन जो है, दीज वर क्रिमिनल कोर्ट्स। ऊपर वाला जो था ये धर्मस्थीय, ये सिविल कोर्ट था, ये जो है ये क्रिमिनल कोर्ट है। इसके जो हेड होते थे वो प्रदेशत्रीज और अमात्य होते थे। अमात्य मैंने आपको बताया था ना, ये मिनिस्टर्स होते थे अमात्य, हु डिसाइडेड डिस्प्यूट्स बिटवीन द स्टेट एंड द इंडिविजुअल। मान लो किसी को अगर
सरकार से ही कोई दिक्कत है या फिर किसी ऑफिसर ने किसी के साथ कुछ गलत किया है या फिर कुछ ऐसी कुछ बात है ना, गवर्नमेंट से रिलेटेड अगर कोई इशू है तो कितनी अच्छी बात है। देखो मोनार्की होते हुए भी, मोनार्की में भी चाहे तो किंग किसी को भी देखो सप्रेस कर सकता है, लेकिन यहाँ पर इन्होंने कंटक शोधन नाम के जो थे वो कोर्ट लगाए रखे थे ताकि जो कोई भी आदमी है वो स्टेट का मतलब जो गवर्नमेंट है उसके अगेंस्ट भी डिस्प्यूट अगर उसका हो तो वो आ सकता है कोर्ट में। द सिटी जज वॉज कॉल्ड एज व्यवहारिक महामात्र, व्यवहारिक महामात्र कहते थे उसको, इसको अंडरलाइन कर लेना, ये इंपॉर्टेंट है। जो सिटी जज होता था उसको व्यवहारिक महामात्र कहते थे, और जो डिस्ट्रिक्ट का होता था, ये तो शहर का हो गया, और डिस्ट्रिक्ट का जज होता था उसको राजुक कहते थे, रज्जुक, ये भी इंपॉर्टेंट है। अकॉर्डिंग टू चाणक्य देयर वर 4 मेन पार्ट्स ऑफ लॉ, यानी कि किसी भी कानून के 4 मेन पार्ट्स होते थे। रिलीजन, यहाँ पे हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई की बात नहीं हो रही है, ये अब आके नाटक स्टार्ट हुए हैं बाद में। रिलीजन का मतलब होता है धर्म, धर्म का मतलब होता है क्या न्याय की बात है, क्या अन्याय की बात है, व्हाट शुड बी डन एंड व्हाट शुड नॉट बी डन। यहाँ पे रिलीजन की बात इधर हो रही। अकाउंटेंट, अकाउंटेंट का मतलब कितना, वही लेखा जोखा, कितना खर्च हुआ है, कितना रेवेन्यू आया है, कितना पैसा हमने कलेक्ट किया है, वो सब। तीसरा है कैरेक्टर, कैरेक्टर का मतलब होता है यहाँ पे चरित्र, मतलब इंसान का चरित्र कैसा है। और 4th है गवर्नेंस, गवर्नेंस वही गवर्नमेंट, ठीक है। आई होप आप लोगों को यहाँ तक अच्छे से समझ में आ गया होगा। और एक चीज मैं और बोलूंगी कि बेटा मैं बहुत मेहनत करके आप लोगों के लिए वीडियो बनाती हूँ, और आप मेरे सब्सक्राइबर्स देखिए आप कितने से हैं, बहुत कम है। मतलब 16 तो मैंने चैनल स्टार्ट नहीं किया था ना जब आपके लिए पढ़ाई के लिए, तब थे मेरे पास ऑलरेडी थे मतलब। और अब इतने सारे स्टूडेंट्स हैं आप, फिर भी मेरे देखो आप आई थिंक 34 ही हैं अभी भी। तो अगर आपको अच्छा लगता है, मेरा पढ़ाया हुआ समझ में आता है, तो प्लीज सब्सक्राइब इट। आपके पैसे नहीं लगते हैं इसमें, मुझे भी अच्छा लगेगा। और आपको कोई डाउट हो तो यू आर फ्री टू आस्क। बहुत लोग पूछते हैं, ऐसा मैं नहीं कह रही हूँ कि पूछते नहीं है, जो पढ़ता है वो पूछता है देखो। और मैं हाथों हाथ अगर मेरे से पॉसिबल होता है तो मैं उनको वॉइस मैसेज सेंड करके या फिर हाथों हाथ जैसे भी है मैं उनका डाउट क्लियर करती हूँ। नहीं तो अगली क्लास में अगर मुझे ऐसा फील होता है कि हो सकता है ये दूसरे बच्चों का भी डाउट होगा जैसे मैंने आज किया, तो मैं उसको रिपीट भी कर देती हूँ। प्लीज आप लोगों को अगर अच्छा लगता है तो प्लीज सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड थैंक यू सो मच। हैव अ नाइस डे। पार्ट 2 यहाँ आज समाप्त होता है। नेक्स्ट क्लास में हम मौर्य सोसाइटी पढ़ेंगे। थैंक यू सो मच। हैव अ नाइस डे।